कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है 10 साल पहले इस दुनिया में बहुत सारे गेट्स ओपन हुए थे और इस गेट्स के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर, एल्व्स एंड डेमन बाहर की तरफ आया था जो कि पूरा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थे। तभी बहुत सारे इंसानों के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट, एबिलिटी दिखाई देने लगे थे और ये सभी ह्यूमन आगे जाके वेकनर्स के नाम से पहचानने लगे। ये वेकनर्स आगे जाके हंटर्स में कन्वर्ट हो गए जो लोग मॉन्स्टर को हंट करके इस दुनिया को मॉन्स्टर के हाथों से बचाने लगे। अभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके मुंह के ऊपर अचानक से कोई अपना एट्रीब्यूट पावर लेके बहुत ही भयंकर वाला एक अटैक करता है जिसके कारण वो बंदा एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत ही तेज खून भी आ रहा होता है जिसके कारण फ्लोर पे बहुत सारे खून फैला हुआ होता है। अभी हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ एक स्कूल के अंदर हो रहा था जहाँ पे तीनों लड़के मिलके एक लड़के के ऊपर अटैक किया था। अभी इन तीनों बंदे में से जो सामने वाला बंदा है ना उसके हाथों में हमें एक क्रिस्टल दिखाया जाता है जिसके कारण हमें पता चलता है ये जो लड़का है ना इसके पास कोई क्रिस्टल या फिर डायमंड वाला एट्रीब्यूट एबिलिटी है। अभी हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। अभी हमें पता चलता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसके पास रीजेनरेटिव एबिलिटी है और ये रीजेनरेटिव एबिलिटी एस क्लास एबिलिटी होता है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इस एबिलिटी लेके हमारा मेन कैरेक्टर कभी भी किसी भी मॉन्स्टर को कभी भी हंट नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर जब भी जख्मी होता है तब भी वो बहुत ही जल्द अपना जख्म जल्दी से हील कर लेता है, लेकिन इसके बदले उसे बहुत तेज अपने शरीर के अंदर पेन फील होता है। अभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों बंदे मिलके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन रीजेनरेटिव एबिलिटी के साथ मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने आप ही हील हो जाता है। बट इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर रीजेनरेटिव एबिलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा अपने पूरे शरीर में पेन फील कर रहा था। अभी हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है ये तीनों लड़के जिन लोगों के पास भी इस क्लास एबिलिटी है, जिनमें से एक बंदे के पास है डायमंड वाला एबिलिटी, तो दूसरे के पास है लाइटिंग एबिलिटी एंड तीसरे के पास है अर्थ एबिलिटी। और इन सभी के पास अटैक टाइप इस क्लास एबिलिटी होने के कारण टीचर, पुलिस कोई भी इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है। इन सभी को लगता है ये तीनों आने वाले हीरोज है। अभी सीन काटो के हमें हमारा मेन कैरेक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, मैं सिर्फ एक ही कारण के लिए इस दुनिया में जीवित हूँ जो कि है मेरी माँ। एंड गाइस मैं तब से इसे मेन कैरेक्टर बोले जा रहा हूँ, लेकिन इसका नाम है कैंग, तो अभी हम इसे कैंग नाम से ही बोलेंगे, तो मेन कैरेक्टर और नहीं बोलेंगे। हमें पता चलता है कैंग जब 5 साल का था तब भी उसका डैड गुजर गए थे। अभी हमें और भी पता चलता है कैंग बचपन से एक हंटर बनना चाहता है। अभी हमें कैंग को दिखाया जाता है जो मस्त से अपना खाना खा रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे पूछती है क्या तुम आज स्कूल जाने वाले हो, क्या स्कूल में सब कुछ सही चल रहा है। कैंग भी बोलता है सही चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन सिर्फ हमें और कैंग को ही पता है ये स्कूल में कितना ज्यादा मार खाता है। अभी कैंग अपने मन में बोलता है वीकेंड स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे एक सी रैंक का हंटिंग कार्ड मिल जाएगा। एक सी रैंक हंटर का सैलरी तो बहुत कम है, लेकिन मैं उसी में मेरी माँ के साथ कोई गुड प्लेस में शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं मेरी माँ के साथ एक बहुत ही हैप्पी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अभी हमें कैलेंडर में 15 तारीख का सीन दिखाया जाता है जो कि कैंग के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे होता है क्योंकि उसकी माँ की बर्थडे जो होता है। लेकिन यार इसी के साथ ही 15 तारीख को हमें कैंग को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे उदासी, आंखों में गुस्सा, अंदर से एकदम टूटा हुआ बदला लेने की अनुभव साफ साफ उसके चेहरे पे दिख रहा था। इसकी रीजन भी हमें पता चलती है क्योंकि इसकी मॉम की हालत आप लोग देख ही सकते हो जो हॉस्पिटल बेड पे पड़ी हुई है। इसका कारण और कोई नहीं, वो जो तीनों लड़का है ना जो कैंग को स्कूल में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे, वही तीनों बंदे एक दिन अचानक से कैंग की मॉम की रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं जहाँ पे ब्लू हेयर वाला बंदा अपने एबिलिटी से एक डायमंड क्यूब बना के उसके मॉम के साथ फ्लैट करने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही उसकी माँ वहाँ से जाने की कोशिश करते है तब वो ब्लू हेयर वाला बंदा अपने हाथों से जानबूझ के अपना खुद का ही मोबाइल फोन नीचे गिरा देता है जिसके कारण उसका फोन का स्क्रीन भी टूट जाता है। एंड वो ब्लू हेयर वाला बंदा जानबूझ के एक रीजन बना के उसके मॉम के ऊपर अपने खुद की पावर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से आज कैंग की मॉम हॉस्पिटल आईसीयू में ऐसे ही पड़ी हुई है। अभी कैंग हॉस्पिटल में अपने मॉम की वजह से खड़े खड़े रो रहा था, तभी उसके पीछे एजेंट आके बोलता है ये जो सब कुछ हुआ है ना ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, इसमें उन तीनों का कोई हाथ नहीं है। मतलब साफ साफ उन तीनों को बचाने के लिए ये जो एजेंट है ये झूठ बोल रहा था। लेकिन कैंग
कहा किसी का सुनने वाला था। कैंग की आंख, मुंह, नाकों से खून बह रहा था। कैंग अपने जबड़े को इतना जोर से दबाता है जिसके कारण उसका दांत भी बाहर आके गिरता है। वहीं पे बैठे कैंग जोर जोर से रोने लगता है। कैंग अपनी माँ के लिए जो केक लाई होती है वो भी बाहर गिर जाता है। अभी सीन काट होता है, हमें टाउन के बाहर एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों एक पत्थर के ऊपर बैठ के आपस में बातें कर रहा था। उनमें से एक बंदा बोलता है जिसके पास अर्थ एट्रीब्यूट है, वो बोलता है अगर क्या होगा अगर वो जो औरत है रेस्टोरेंट वाली वो अगर मर जाए तो। तभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा जिसके पास वो डायमंड वाला एबिलिटी है जो असली में कैंग की माँ के ऊपर अटैक कर दिया था, वो बोलता है तुम भूल गए हम सभी वो एक से। तभी हमें सामने की तरफ एक बंदे का दिखाया जाता है, मतलब उसका परछाई दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं कैंग होता है जो बदले के लिए यहाँ पे आया होता है। कैंग बहुत ही गुस्से में जोर जोर से चिल्ला के बोलता है क्यों, आखिरकार क्यों क्यों तुम लोगों ने मेरे माँ के साथ ऐसा किया। और कैंग का गुस्सा आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे। और तभी उनमें से ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है अच्छा वो मतलब वो तुम्हारी माँ थी। इसकी बातें सुनने के बाद कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड दौड़ के उन लोगों को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जो ब्लू हेयर वाला बंदा है ना वो अपना डायमंड एबिलिटी लेके एक लंबा सा भाला बना के कैंग के सीने के आर पार कर देता है। लेकिन हमें पता है कैंग के पास रीजनरेटिव पावर है, तो इसीलिए कैंग किसी तरह बहुत मुश्किल से बहुत दर्द सह के उस भाले को अपने शरीर से बाहर कर देता है। हमें दिखाया जाता है उसके शरीर के अंदर एक छेद भी हो जाता है जो रीजनरेटिव पावर की वजह से धीरे धीरे हील भी होने लगता है। और कैंग इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पेन फील कर रहा होता है क्योंकि हमें पता है कैंग जब भी अपने ऊपर रीजनरेटिव पावर यूज करता है तब भी उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है। आप लोग को कैंग के शकल देख के तो पता चल ही रहा होगा इसे कितना पेन फील हो रहा है। अभी हमें दिखाया जाता है कैंग इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गाली दे रहा होता है, बस्टार्ड ऐसे ऐसे और भी बहुत कुछ बोल रहा था जो मैं आप लोग को नहीं बता सकता। इसी के साथ ब्लू हेयर वाला बंदा उसे मारने के लिए आसमान में बहुत सारे भाले क्रिएट कर लेता है जो सीधा कैंग के शरीर के अंदर घुसा देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर एंड पेनफुल भी लग रहा था। लेकिन इससे भी कैंग नहीं मारता, ऊपर से कैंग इन लोगों के पास ही दौड़ दौड़ के आ रहा होता है। अभी ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है ये बहुत ही घिनौना लग रहा है। अब उसके साइड में एक बंदा होता है जिसे बोलता है तुम अपना लाइटिंग अटैक कर दो इसके ऊपर। अभी वो बंदा भी कैंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लाइटिंग अटैक करता है जिसके कारण कैंग के शरीर के ऊपर जो स्किन होता है वो जलकर राख हो जाता है। अभी कैंग को दिखाया जाता है जो उन तीनों के सामने पड़ा हुआ था। वो तीनों बंदे सोचता है कैंग का खेल खत्म हो चुका है, तो वो तीनों बंदे बोलता है चलो यहाँ से, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तब भी कैंग ब्लू हेयर वाले बंदे का पैर पकड़ लेता है एंड बोलता है कहाँ जाने वाले हो तुम। हाँ, तभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। कहीं ना कहीं तो डर भी गया था, लेकिन वो ब्लू हेयर वाला बंदा ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। वो अपने हाथों के ऊपर डायमंड से कवर कर लेता है, फिर उसके ऊपर उसे लगातार धम 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 करके एकदम भयंकर वाला पीटने लगता है। उसके चेहरे पे उसके जबड़े के अंदर अपना हाथ भी घुसा देता है जिसके कारण उसके नाक मुंह एकदम दांत भी टूट जाता है। ब्लू हेयर वाला बंदा उसे कुत्ते की तरह पीटने के बाद उसके साइड में एक बंदा जो खड़ा होता है उसे बोलता है हे सैंडमैन जल्दी से मिट्टी खोदो। तो सैंडमैन अपने पावर से मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोद देता है जिसके अंदर कैंग को फेंक देता है। अभी ब्लू हेयर वाला बंदा अपने पावर के माध्यम से कैंग के ऊपर डायमंड से कुछ करने लगता है। तभी कैंग चिल्ला के बोलता है हे यू, मैं तुम्हें किसी तरह मार के रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा कुछ नहीं करता, मतलब कैंग के ऊपर ना एक गोला बनाते डायमंड से, और उसके अंदर ना मतलब जो गोले के अंदर कैंग होता है ना उसके अंदर बहुत सारे स्पाइक होता है डायमंड का। तो हमें दिखाया जाता है और वो ब्लू हेयर वाला बंदा भी बोलता है तुम श्योर हो तुम मुझे मार पाओगे। बहुत ही एरोगेंट के साथ वो यहाँ से चला जाता है। अभी वो डायमंड गोले के अंदर हमें दिखाया जाता है कैंग का सीन जो कि बहुत पेनफुल कर रहा होता है। आप लोग ही सोचो, एक आपके पास एक गोला है जिसके ऊपर नीचे चारों तरफ सिर्फ स्पाइक लगा हुआ है, और उसके अंदर अगर आप लोगों को डाल दिया जाए तो आप लोगों का सीन कैसा होगा। और गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन लोगों को अभी कैंग का जो पावर है उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में बोलता हूँ। मान लो आपके पास एक एबिलिटी है जिसके माध्यम से आपका अगर एक हाथ काट जाए ना तो वो अपने आप उग जाएगा। तो अभी आपको ना दो तरीके का पेन फील होगा। पहला पेन यही है आपका हाथ काट गया उसका एक पेन होता है, और दूसरा पेन यही है आपका जो हाथ उग रहा है ना उसकी वजह से भी आपको पेन फील होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद ये जो कैंग है इसकी एबिलिटी कैसा है और इसका जो पेन फील होता है मतलब एक किस तरीके से काम करता है। अभी कहानी में आगे बढ़ते, अभी कैंग का सीन दिखाया जाता है जो उस डायमंड जैसा गोले के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन फील कर रहा है, चिल्लाता है चीखता है। वो वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है छोटे से गोले के अंदर ऑक्सीजन भी खत्म होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैंग धीरे धीरे मारने लगता है, लेकिन कैंग का रीजनरेटिव पावर की वजह से वो मार नहीं पाता, ऊपर से वो पेन फील भी कर रहा होता है। अभी कैंग इन
सभी चीजों से बचने के लिए ऊपर से एक डायमंड का स्पाइक तोड़ के अपने ही सीने में घुसा लेता है। एक तरीके से कैंग सुसाइड करने का कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसके ध्यान में आता है उसकी मॉम के बारे में। तभी वो सोचता है किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और मैं उन कामिनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उन लोगों को इससे भी बुरी मौत देने वाला हूँ। कैंग अपने मन में बोलता है पावर ऐसे अपने मन में सोचता है और वो बोलता है अभी भी मेरे मॉम जिंदा है, मुझे किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसमें चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए। अभी हमारा सीन काट होता है और हमें बहुत दिनों के बाद टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखता है न्यूज बोर्ड के अंदर एक ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है और इसी ब्रॉडकास्ट के अंदर हमें तीनों एस क्लास हंटर के बारे में दिखाया जाता है। और ये तीनों एस क्लास हंटर और कोई नहीं, वो तीनों हरामी लौंडे थे। अभी उन तीनों से एक न्यूज रिपोर्टर पूछता है 5 साल पहले जो एक हादसा हुआ था, तुम क्या लोगों को जानबूझ के हर्ट किए थे? मतलब कैसे रिपोर्टर साफ कैंग की मॉम के बारे में पूछ रहा था और हमें पता चलता है जो ये सीन हुआ है ना, ये 5 साल बीत चुका है। मतलब कैंग जो डायमंड के अंदर फंसा हुआ था ना, वो 5 साल भी हो चुका है। मतलब कैंग का अभी कुछ आता पता नहीं है, तो हमें आगे पता चलेगा कैंग का क्या सीन होने वाला है। अभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा नाटक करते हुए बोलता है, अपने आंखों से आंसू बहाते हुए बोलता है, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि वो मेरा एक क्लोज फ्रेंड की मॉम थी। मैं तब एक स्टूडेंट था, मैं उसे सही से रक्षा नहीं कर पाया। तभी न्यूज़ रिपोर्टर उसे एक और चीज़ पूछता है और बोलता है, क्या तुम अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगे हो? तभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा और भी नाटक करते हुए बोलता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, मैं मेरे फ्रेंड से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन उस दिन के बाद मुझे उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं मिला। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर एक सीन हो जाता है। मतलब कोई दरवाजा तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है और वो बोलता है, हे फ्रेंड्स से सॉरी। वो दरवाजा सीधा उड़ के उन तीनों के पास आके गिरता है, लेकिन वो तीनों में से जो डायमंड एबिलिटी वाले बंदे है ना, वो रोक लेता है उस दरवाजे को अपने हाथों से। अभी ब्रॉडकास्ट में आए हुए सभी लोग उस बंदे को देख के भाग रहा होता है और चिल्ला के बोलता है, ये एक डेमन है, डेमन। अभी हमें इस बंदे का पैर भी दिखाया जाता है, जो किसी मतलब भयंकर प्राणी से कम नहीं लग रहा था और इसका ताकत इतना था, जहाँ पे पैर रख रहा था वहाँ पे जमीन पे टूट के बिखर जा रहा था। जिसे देखने के बाद वो जो ब्लू हेयर वाला बंदा है जिसके पास डायमंड वाला एबिलिटी है, वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज से दूर की बात, इसके फट के हाथ में आ जाता है शायद। अभी सीन काट होता है और हमें 5 साल पहले कैंग का सीन दिखाया जाता है, जो डायमंड का अंदर कैद था। अभी हमें दिखाया जाता है कैंग डायमंड से बाहर आने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो डायमंड के ऊपर लगातार 5 मुक्के किक मार रहा होता है, जिसके कारण उसके हाथों से उसका हड्डियां भी बाहर आ रहा होता है। उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे हड्डियों से कवर होने लगता है और वो बोलता है, मेरा एबिलिटी दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग है। और अभी वो बोलता है, मेरा जो हड्डी है ना, ये इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है, जो डायमंड से भी मजबूत है। वो किसी भी चीज को एक ही मुक्के से तोड़ सकता है। कैंग के शरीर के ऊपर से हड्डी कवर होने का जो प्रोसेस चल रहा था, इसमें भी कैंग को बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो रहा था, लेकिन आखिरकार कैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है जो एक ही मुक्के में उस डायमंड गोले को तोड़ देता है एंड उसके बाहर आ जाता है। तो हमें पता चलता है अभी जो बंदा ब्रॉडकास्ट रूम में दरवाजा तोड़ के आया है, वो और कोई नहीं, वो कैंग होता है, जो इन तीनों से बदला लेने के लिए आया होता है। अभी सीन काट होकर हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी जगह से बहुत ही फास्ट मूव करके उस ब्लू हेयर वाले बंदे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भयंकर वाला पंच मार देता है, जिसके कारण वो ब्लू हेयर वाला बंदा एकदम लटका के फुटका के पीछे की तरफ गिरता है। जिसे देखने के बाद वो जो दोनों बंदे उसके साइड में खड़े थे ना, जो दोनों भी उसके साथ हर एक काम में संग दिए थे, वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है। अभी हमें कैंग का पूरा बॉडी दिखाया जाता है, जो देखने में एक भयंकर डिमन जैसा लग रहा था, और कैंग जोर से चिल्ला के उन तीनों को गाली देके बोलता है, मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं तुम सभी को मार दूंगा। पीछे से ब्लू हेयर वाला बंदा लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पे खड़ा होता है। इसी के साथ थंडर एबिलिटी वाला जो बंदा होता है ना, वो कैंग के ऊपर एक बहुत ही भयंकर वाला थंडर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखा जाता है कैंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो बॉडी के ऊपर जो शेल है ना, वो सब कुछ सह लेता है और एक ही पल में कैंग उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जो देखने के बाद वो जो दो बंदे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अभी उन दोनों में से जो ब्लैक हेयर वाला बंदा है, जिसके पास अर्थ एट्रीब्यूट है, वो अपने एबिलिटी के साथ कैंग को रॉक के अंदर कैद करने का कोशिश करता है, लेकिन कैंग उस रॉक को फोड़ के उसके जबड़े को बहुत ही भयंकर तरीके से पकड़ लेता है एंड उसके ऊपर एक भयंकर वाला पंच मार के उसका भी खेल खत्म कर देता है। अभी बचा वो ब्लू हेयर वाला बंदा कैंग के ऊपर अपने हाथों में डायमंड इकट्ठा करके एक पंच करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जिससे कैंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो ब्लू हेयर वाला बंदा
अपने पावर के साथ बहुत सारे डायमंड स्पाइक सामान काट लेता है जो कि पूरे बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। अभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा उन सभी स्पाइक से कैंग के ऊपर अटैक कर देता है जो कि कैंग के शरीर के आर पार सभी स्पाइक घुस भी जाता है, जिसे देखने के बाद कैंग बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गया था। लेकिन इसका जो खुशी है वो ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि देखते देखते कैंग फिर से मूव करने लगे थे, जो देख के वो ब्लू हेयर वाला बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है। ब्लू हेयर वाला बंदा अपने एट्रीब्यूट के साथ अपने शरीर के ऊपर एक डायमंड का शेल भी क्रिएट कर लेता है कैंग से फाइट करने के लिए। ये बंदा कैंग के ऊपर इतना पावरफुल एक पंच मारता है कैंग के फेस के ऊपर, जिसके कारण कैंग की एक तरफ की आंखें भी बाहर आ जाता है। लेकिन वो ब्लू हेयर वाला बंदा यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो कैंग के फेस के ऊपर एक और पंच मारता है। लेकिन जो कैंग है उसके पंच को अपने मुंह से दबा के उसके हाथों पे जो डायमंड है ना उसे तोड़ देता है, जो देखने के बाद वो ब्लू हेयर वाला बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसी के साथ अपना कैंग उठ खड़ा होता है और उसके हाथों में जो स्पाइक जैसा बोन लगा हुआ है वो सीधा उस ब्लू हेयर वाले बंदे के पेट के आर पार कर देता है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा कैंग के ऊपर अटैक ऑन टाइटन जैसा पोज लगा के एक भयंकर वाला अटैक करता है, जिसके कारण वो अटैक सीधा कैंग के पेट में जाके लगता है और वो हवा में जाके लटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के ब्लू हेयर वाला बंदा यहाँ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें दिखता है उसके शरीर के आर पार एक डायमंड का स्पाइक, मतलब ये बंदा जो डायमंड स्पाइक क्रिएट किया था ना वो इसके शरीर के आर पार हो जाता है। तो पीछे की तरफ दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये कैंग ही होता है। कैंग के हाथों में बहुत सारे डायमंड से क्रिएट किया हुआ स्पाइक जो कि ये ब्लू हेयर वाला बंदा ही बनाया था वो होता है। अभी कैंग को देख के वो ब्लू हेयर वाला बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड जोर जोर से चिल्ला के बोलता है मेरे पास मत आओ तुम, मेरे पास मत आओ। लेकिन इसी के साथ हमें बहुत ही दर्द भरी चीख दिखाया जाता है और हमें बहुत सारे ब्लड भी दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें ब्लू हेयर वाले बंदे का सीन दिखाया जाता है जो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इसे बोलते हैं कुत्ते की मौत मारना, जो कैंग ने इसे मारा था। अभी ये ब्लू हेयर वाला बंदा मारने से पहले पूछता है तुम आखिरकार कौन हो, तुम आखिरकार हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी के साथ जो कैंग है ना वो अपने चेहरे के ऊपर से जो स्केलेटन वाला पार्ट है वो हटा देता है, जो देखने के बाद वो जो ब्लू हेयर वाला बंदा है ना उसे समझ में आ जाता है ये सामने कौन है। इसी के साथ मारने से पहले ब्लू हेयर वाला जो बंदा है ना वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है जो वो कैंग के साथ किया था, मतलब कैंग के ऊपर जो ये सब कुछ टॉर्चर किया था ना वो सब कुछ ये याद करने लगता है। लेकिन कैंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, वो ब्लू हेयर वाले बंदे के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच मार रहा होता है एंड फाइनली कैंग ब्लू हेयर वाले बंदे का काम भी तमाम कर देता है। अभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों बंदे का लाश इधर उधर बिखरा हुआ था। यहाँ पे दोनों बंदे का सिर उनके बॉडी से अलग होके पड़े थे। कैंग स्टिल एक ही जगह पे खड़ा था। उन लोगों के ब्लड में कैंग अपना शकल देख रहा था। इसी के साथ ही कैंग जोर जोर से फूट के रोने लगता है, ऊपर से बारिश भी गिर रहा होता है। अभी हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है जो वही ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर बैठे बैठे रो रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आके बोलती है वेल डन, आखिरकार तुमने अपना रिवेंज कंप्लीट कर ही लिया है। कैंग उसे जोर से चिल्ला के बोलता है शट अप। तभी वो लड़की कैंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। कैंग तभी उसे पूछता है आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो। तभी वो प्रेसिडेंट बोलती है मैं तुम्हें बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें तब से फॉलो कर रहा हूँ जब तुम्हारे माँ के साथ वो इंसिडेंट हुए थे। जो सुनने के बाद कैंग का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कैंग उसे पूछता है अगर तुम मुझे तब से फॉलो कर रहे हो तो तुमने मुझे हेल्प क्यों नहीं किए थे। इसी के साथ कैंग अपने जगह से जंप करके सीधा उस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी वो प्रेसिडेंट कैंग को बोलती है तुम्हारी माँ सिर्फ जिसे मैं ही हील कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद कैंग उसका फिस्ट उस लड़की के चेहरे के पास आके रोक लेता है और हमें उस फिस्ट का ब्लो पीछे की तरफ दिखाई देता है। तब भी वो प्रेसिडेंट कैंग को बोलती है तुम्हारी माँ के पास एक और रास्ता है जिससे तुम्हारी माँ फिर से वापस से एक हेल्दी लाइफ जी पाएगी। लेकिन ये पॉसिबल होगा जब दुनिया का सिर्फ एकमात्र एस क्लास हीलर तुम्हारी मॉम को हील करेगी और एस क्लास हीलर और कोई नहीं जो मैं ही हूँ। तभी कैंग उसे पूछता है आखिरकार मैं कैसे तुम्हारा यकीन करूँ। तभी वो प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलती है जब तुम डायमंड के अंदर थे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम जो जिंदा थे वो सिर्फ क्लिनिक की वजह से। जो सुनने के बाद कैंग को थोड़ा होप मिलता है और वो उसे पूछता है आखिरकार मुझे क्या करना होगा इसके लिए। ये सुनने के बाद वो मैनेजर थोड़ा सा मुस्कुराती है एंड बोलती है मुझे चाहिए बहुत ही पावरफुल हंटर, जिन लोग के पास बहुत ही ज्यादा पावर है, इवन इस क्लास हंटर से भी ज्यादा पावर है, जो लोग न्यूक्लियर वेपन को भी ओवरकम कर सकता है। अभी वो मैनेजर कैंग को बताती है बहुत सालों पहले पृथ्वी पे बहुत सारे पोर्टल ओपन हुए थे
जहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सभी हंटर्स के द्वारा खत्म कर दिए गए थे। वो सभी मॉन्स्टर खत्म तो हो गए, लेकिन वो पोर्टल अभी भी ओपन ही है। मॉन्स्टर के बिना वो सभी पोर्टल एक खाली स्पेस है। और अभी के टाइम पे मैं हंटर्स को ढूंढने के लिए बाकी देशों के साथ वार करती हूँ। अभी के टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, और कोरिया में कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं है। और इसी टाइम पे तुम मुझे मिले हो। मैं चाहता हूँ तुम जापान के हर एक हंटर को मार दो। अगर तुम सीधा जाके उन लोगों को मारने लगोगे तो कोरिया के साथ जापान का एक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम पोर्टल के अंदर जाके जापान की हर एक हंटर को मार डालो, एक मॉन्स्टर की तरह। इसी के साथ प्रेसिडेंट उसे ये भी बोलती है, प्लीज हेल्प मी, इस काम में अगर तुम मुझे मदद करती हो तो मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगी। अभी सीन काट होके हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। जंगल के अंदर हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है। इसी के साथ ही हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टरों की लाशें। और इसी के साथ कोई किसी को अप्रिशिएट भी कर रहा होता है, बोल रहा होता है गुड जॉब। बेसिकली गाइस ये लोग एक हंटर टीम होता है जिसके अंदर 4 लौंडे और एक लड़की होती है, और ये जो लड़की है ना एक हीलर होती है। अभी हमें दिखाया जाता है ये चारों लौंडे का इरादा ना कुछ ठीक नहीं होता है। ये चारों मिलके इस लड़की के साथ कुछ गलत करने का कोशिश करता है। अभी इन चारों में से जो मस्कुलर बंदा है ना वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके गालों को टच करने लगता है, तभी कुछ होता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो मस्कुलर बंदा है ना उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता है, और उसका जो सिर है ना वो सीधा मिट्टी के ऊपर आके लुढ़क रहा होता है। अभी वो तीनों बंदे ना पीछे घूम के कैंग को देखता है और बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की ना कैंग को देख के ना बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाती है, क्योंकि गाइस अभी जो कैंग का लुक है ना वो एकदम भयंकर डीमन जैसा दिखता है। अभी वो तीनों बंदे मिलके ना अपने अपने एबिलिटी शॉर्ट, शैडो एंड फायर लेके कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जिस बंदे के पास शॉर्ट होता है ना वो बंदा कैंग के ऊपर जैसे अटैक करता है, उसका शॉर्ट जैसे कैंग के सेल के ऊपर टकराता है, तभी उसका शॉर्ट ना टूट के बिखर जाता है। और देखते ही देखते कैंग उस शॉर्ट्समैन को 2 हिस्सों में काट देता है। एंड बिना वक्त गवाए कैंग उन दोनों का भी सिर धड़ से अलग कर देता है। अभी हमें कैंग का एक डीमन वाला बहुत ही भयंकर रूप दिखाया जाता है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। लेकिन गाइस आप लोग ना कमेंट करके बोलना आप लोग को ये वाला लुक कैसी लगी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी वो हिलर लड़की कैंग को देख के ना बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। वो कोने में जाके एकदम चिपक जाती है। ये लड़की जैसे कैंग का हाफ ह्यूमन शकल देखता है तब इसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इसे समझ में आ जाती है ये कोई डीमन नहीं है, ये भी एक इंसान ही है। ये हिलर लड़की कैंग को उसकी जान और इज्जत बचाने के लिए थैंक्स बोलने लगती है, लेकिन कैंग उस लड़की को भी वहीं पे मार देता है। इसी के साथ हमें जापान का प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कमरे के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी वो पूछता है क्या उस गेट के अंदर कोई हाई क्लास का मॉन्स्टर है। डिफेंस मिनिस्टर उसे रिप्लाई में ना बोलता है, तो उसे और पूछता है क्या इसका मतलब एक कोरिया का कोई हंटर है जो हमारे हंटर को मार रहा है। डिफेंस मिनिस्टर इसका रिप्लाई भी ना ही बोलता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना हाथ टेबल पे मारता हुआ बोलता है तो कैसे अभी तक हमारा हंटर कोरिया में नहीं पहुंचा, कैसे क्या हुआ उन लोगों के साथ। इसी के साथ हमें वहाँ पे एक और बंदे का एंट्री दिखाया जाता है, जो कि होता है जापान का एक और हाई रैंकिंग हंटर, जो बोलता है इस बार कोई गलती नहीं होगा क्योंकि इस बार मैं खुद जाने वाला हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जापान का वो हाई रैंकिंग शॉर्ट्समैन हंटर उस गेट के अंदर आया होता है, तभी उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक कर देता है। लेकिन ये जो हंटर है ना ये बहुत पावरफुल होता है, जो एक ही स्लैश में इन सभी मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े में काट देता है। अभी ये हंटर सामने की तरफ कुछ देखता है और बोलता है ओ ये सभी मार चुके हैं। तो हमें दिखाया जाता है इनका जो भी हंटर आए थे ना इस गेट के अंदर, इन सभी को कैंग ने मार दिया होता है और उन लोगों के लाश के ऊपर कैंग आराम से बैठा हुआ होता है। और ये नजारा देखने के बाद ये जो हंटर आया है ना ये अपना पावर रिलीज करता है और सीधा अपना शॉट लेके कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कैंग उसका जो अटैक है ना वो बहुत ही आसानी से अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन इस शॉर्ट्समैन सीधा कैंग की छाती पे एक पंच मार देता है एंड बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्या तुम एक मैजिक मॉन्स्टर हो। देखते ही देखते ये हंटर कैंग के ऊपर बहुत सारे स्लैश मार देता है, लेकिन कैंग सभी शॉर्ट स्लैश को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है। जो देखते ही वो हंटर उसे पूछता है आखिरकार तुम मेरे हर एक हमले को कैसे ब्लॉक कर रहे हो, मुझे लगता है तुम एक बहुत ही पावरफुल मैजिक मॉन्स्टर हो। इसी के साथ वो शॉर्ट्समैन कैंग के ऊपर एक पावरफुल क्रॉस स्लैश लगा देता है, जिसके कारण कैंग थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखते वो हंटर बोलता है अच्छा
इसका मतलब तुम्हारा शरीर के ऊपर जो स्केलेटन टाइप आर्मर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो तुम्हें हर एक अटैक से डिफेंस करने में हेल्प कर रहा है। ये बोलते ही वो हंटर कैंग के ऊपर एक और भयंकर स्लैश मारने जाता है, लेकिन कैंग इसी मौके का फायदा उठा के बहुत ही फास्ट हंटर के ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन उसी टाइम पे हंटर वो नोटिस कर लेता है एंड देखते ही देखते कैंग का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है एंड फास्ट टेक्निक यूज करके उसका सिर धड़ से अलग कर देता है एंड उसे बोलता है आई एम रियली सॉरी बट तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और गाइस हमें तो पता है कैंग का रीजनरेटिव पावर कितना खतरनाक है, एकदम एस क्लास वाली। देखते ही देखते कैंग अपने आप ही हील होने लगता है, कैंग का सिर उसके बॉडी से जोड़ने लगता है। लेकिन ये सब कुछ उस शॉर्ट्समैन हंटर को पता नहीं होता है। वो बोलता है मुझे बहुत ही जल्दी करना होगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी से कोरिया पहुंचना होगा। तभी उसकी पैर में कैंग का कंकाल लाइक बॉडी आके काट लेता है, जिसके कारण वो हंटर बहुत जोर से चीखता है एंड नीचे पैर की तरफ देखता है एंड वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड बोलता है व्हाट द फुचका, मैं तो इसका सिर काट दिया था। इसी टाइम पे कैंग और भी जोर से उसका पैर में काटने लगता है, जिसके कारण वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी वो हंटर किसी तरह अपना पैर कैंग से छुड़ा के एक पावरफुल शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करता है एंड देखते ही देखते वो कैंग को टुकड़े टुकड़े में काट देता है। और ये शॉर्ट फॉर्मेशन इतना पावरफुल होता है, हमें दिखाया जाता है कैंग का जो बॉडी पार्ट से मतलब कंकाल है ना, वो उस गेट के थ्रू बाहर भी आ रहा होता है। इसी के साथ हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सीन हुआ था। हर एक चट्टान पहाड़ एकदम टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ था और इसी के साथ वही शॉर्ट्समैन का हमें एक बहुत ही भयंकर कूल लुक दिखाया जाता है। ये हंटर चाहे कुछ भी कर ले, हमें तो पता है कैंग के पावर के बारे में, चाहे कुछ भी हो जाए कैंग एकदम अमर है, अमर। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो हंटर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब भी उसके दूसरे पैर में एक हड्डिया के घुस जाता है। लगता है कैंग इसे व्हील चेयर दिलवा के ही छोड़ेगा। अभी ये हंटर जब पीछे की तरफ घूम के देखता है क्या सीन है, तभी हमें कैंग का इस सीरीज में मतलब बहुत ही एक भयंकर रूप दिखाया जाता है, जो कि डिमन रूप से भी बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था देखने में। और इसी के साथ यहाँ पे सीन काट होता है और 3 दिन बाद हमें गेट के बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हंटर और वो प्राइम मिनिस्टर भी उसी गेट के पास आया होता है और वो बोलता है 3 दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। और वो मतलब वो शॉर्ट्समैन जो हंटर है ना, वो जो जापान का सबसे नंबर 1 बेस्ट हंटर है। ये प्राइम मिनिस्टर ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी उस हंटर का सिर उस गेट के थ्रू उसके पैर के पास आके गिरता है और हमें गेट के अंदर से एक पैर बाहर आ रहा होता है, वो दिखाया जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं, ये होता है कैंग। कैंग देखते देखते गेट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के सामने आ जाता है एंड प्राइम मिनिस्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। मुझे तो देख के यही लगा था प्राइम मिनिस्टर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ आगे और ही होता है। इसी के साथ सीन चेंज होके हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई किसी से पूछ रहा होता है जापान में सिचुएशन कैसा चल रहा है। हमें दिखाया जाता है ये वही लड़की है जिसे कोई एक बंदा के बोलता है कैंग ने डिफेंस मिनिस्टर को तो मार दिया और वो प्राइम के ऊपर भी अटैक किया है। इसी के साथ हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने प्राइम मिनिस्टर का सिर अपने आप ही उसके बॉडी से कनेक्ट होने लगता है और हमें पता चलता है ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये जापान का सबसे एक पावरफुल हंटर है। और ये प्राइम मिनिस्टर अपना पंच रेडी करके कैंग के छाती पे मार देता है और इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है जो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। तो गाइस इस मानुआ में जितने भी चैप्टर आए थे ना, मैं सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड गाइस इसी के साथ में एक और मानुआ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रहा है ना, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।